बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी पार्ट 1 को स्टार्ट करने लगे हैं। आज के इस पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर जो कि इंट्रोडक्शन है। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? इस चैप्टर में देखेंगे कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, किस किस वर्ड से डिराइव हुआ है, कौन कौन सी लैंग्वेज के वर्ड से डिराइव हुआ है, और लाइफ क्या है, लाइफ की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो चलें देखते हैं। बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। जैसे कि बाकी ब्रांचेज हैं साइंस की, मसलन केमिस्ट्री हो गई, फिज़िक्स हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, ये मेजर ब्रांचेज हैं साइंस की। तो बायोलॉजी भी साइंस की ही ब्रांच है। तो आपने पहले साइंस की डेफिनेशन पढ़ी होगी कहीं ना कहीं अपनी मैट्रिक क्लासेस में। तो ये साइंस जो है एक लैटिन वर्ड साइंटिया से डिराइव हुआ है, जिसकी मीनिंग क्या है? नॉलेज है। तो इसकी जनरल जो डेफिनेशन है वो कौन सी है? साइंस इज़ द ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन और थियोरिटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना। तो ये ऑब्जर्वेशन सबसे पहले की जाती है किसी भी नेचुरल थिंग की या नेचुरल फिनोमिना की। उसके बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है, डिस्क्राइब किया जाता है, उसके बाद उसको फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो उसके रिज़ल्ट आते हैं, उस रिज़ल्ट को हम क्या करते हैं कि उसके रिज़ल्ट को पब्लिश किया जाता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। तो जो बायोलॉजी है वो ट्रू ग्रीक वर्ड से ड्राइव हो चुकी है। उसको हम ये देखें कि कौन से वर्ड्स हैं। ट्रू ग्रीक, ये ग्रीक एक लैंग्वेज है जो सबसे पहले इस्तेमाल होती थी। तो ये देखें कि ये लफ्ज़ कौन कौन से हैं वर्ड्स। एक बायो है और बायोस है और दूसरा लोगोस है। बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी। तो ये दोनों जो मीनिंग हमें बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि दिस इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। इसको हम स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी एक जनरल डेफिनेशन कौन सी होगी, प्रॉपर डेफिनेशन कौन सी है? It deals with living organisms as well as non-living organisms. Living and non-living organisms. Non-living organisms which affect living entities in any way. किसी भी वे में non-living organisms जो है वो living organisms को affect कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम living organisms के साथ साथ बायोलॉजी में non-living का भी जिक्र करते हैं, उसकी भी स्टडी करते हैं। तो इसके बाद आए कि एक टर्म आप देखेंगे बायोलॉजिस्ट। तो बायोलॉजिस्ट कौन होते हैं? बायोलॉजिस्ट वो साइंसदान होते हैं जो कि लाइफ को स्टडी कर रहे होते हैं। किसी भी लिविंग थिंग की स्टडी जो वो बायोलॉजिस्ट ही करते हैं। तो आपने पढ़ा बायोलॉजिस्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म को या नेचुरल फिनोमिना को डिस्कस करने के लिए वो कौन कौन सी चीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं। बेटा वो सबसे पहले देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, कि वो किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, उसके सेल का स्ट्रक्चर क्या है। प्लांट सेल आपने देखा होगा कि चूँकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्लांट सेल्स भी आते हैं, एनिमल सेल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। तो ये देखें कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में डिफरेंस है, इसलिए ये बायोलॉजिस्ट सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसके स्ट्रक्चर में कौन कौन सा डिफरेंस है। फिर उस स्ट्रक्चर के लिहाज से उसके फंक्शंस में डिफरेंस देखते हैं। फिर उसकी डेवलपमेंट देखते हैं कि ये इसके ऑर्गन्स, इसके सिस्टम्स, इसके ऑर्गन सिस्टम्स या फिर इसके टिश्यूज़ जो हैं वो किस तरह डेवलप हुए, किस तरह इनकी ये बने थे, किस तरह ये मतलब कि मैन्युफैक्चर हुई थे। हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके अंदर कोई चीज़ें बनती हैं, मैन्युफैक्चर्स होती हैं। तो बॉडी के अंदर भी कोई चीज़, कोई नया एनिमल, कोई नया प्लांट जो है ना, वो कोई नया लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्रिएट होता है, बनता है। तो उस बनने के अमल को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। तो वो बायोलॉजिस्ट इसको भी स्टडी करते हैं। तो इसके बाद वो उसकी ग्रोथ को चेक करते हैं कि इसकी ग्रोथ कैसे होती है। ग्रोथ किसको कहते हैं? इंक्रीज इन लेंथ एंड विड्थ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसके बाद वो ओरिजिन को देखते हैं कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। या डायग्राम एक सीरीज़ देख रहे हैं, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, तो ये देख लें कि ये एक सीरीज़ है ओरिजिन की, एवोल्यूशन की। इसके बाद वो जेनेटिक्स देखते हैं कि वो उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, उसके अंदर जीन्स क्या है। और इसके बाद एवोल्यूशन देखते हैं कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, इसका ओरिजिन क्या था। इसके बाद वो
लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं कि वो पूरी दुनिया में वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। क्या वो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, क्या वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, क्या वो एक्वाटिक प्लांट्स हैं, क्या वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। पूरी दुनिया में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेक की जाती है। और डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ज्योग्राफी, बायोज्योग्राफी। तो इसके बाद आ जाते हैं लाइफ पे। लाइफ क्या है? सबसे पहले एक बात बताता चलूँ आपको कि लाइफ के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चन ये हैं कि लाइफ क्या है, लाइफ क्यों है, लाइफ कब आई, लाइफ कैसे आई। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इनका आंसर बायोलॉजिस्ट अभी तक नहीं दे पाए। तो इनके आंसर्स जो हैं वो हमने छोड़े हुए हैं फिलोसफर्स पे, और जो मजहबी स्कॉलर्स होते हैं उन पे छोड़े हुए हैं हमने। इनका आंसर्स वही देंगे, वही दे सकते हैं। बायोलॉजिस्ट क्या कर सकते हैं फिर? बायोलॉजिस्ट जो हैं वो कुछ कुछ खसूसियात की बेस पे, कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग से अलग कर सकते हैं। तो वो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को, कि उसकी बॉडी किस तरह ऑर्गेनाइज हुई है या बगैर किसी ऑर्गेनाइजेशन के है। अगर तो उसकी बॉडी हाईली ऑर्गेनाइज्ड है तो हम उसको क्या कहेंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। मसलन सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम है ऑर्गेनिजम्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सीक्वेंस है, एक अरेंजमेंट है। इसके बाद हम देखेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स एंटिटीज होती हैं, मीन के उनके अंदर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स मौजूद होते हैं उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे कि यूनिसेलुलर हो सकते हैं वो या मल्टी सेलुलर, कंपोज्ड ऑफ वन सेल और कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन और टू सेल। इसके बाद हम देखेंगे कि उनके अंदर जेनेटिक प्रोग्राम्स होते हैं, उनका जेनेटिक मेकअप होता है, उनके अंदर जीन्स होते हैं जो कि उसकी ऑर्गन प्रोडक्शन को, ऑर्गन प्रोड्यूस होने को कंट्रोल कर रहे होते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सारी बॉडी की जो सिंथेसिस है, सारी बॉडी की जो रेगुलेशन है, वो यही जेनेटिक प्रोग्राम ही कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैरी भी कर रहे होते हैं और उसको कंट्रोल भी कर रहे होते हैं किसी न किसी प्रोसेस से। ये अपने साइज़ में ग्रो कर रहे होते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया है कि साइज़ जो है ये कैसे ग्रो करता है। साइज़ ग्रो करने का मतलब ये है कि वो अपनी लेंथ और विड्थ में कैसे इंक्रीज़ करते हैं। ये आपको एक प्लांट दिखाया गया है। ये देखें कि प्लांट किस किस प्रोसेस से पहले अपनी वो लेंथ को इंक्रीज़ कर रहा है, फिर वो अपनी विड्थ को जो है ना एंड पे जाके इंक्रीज़ करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी साइज़ में, अपनी लेंथ विड्थ में इंक्रीज़ करता है, ग्रो करता है, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। इसके बाद होम्योस्टेसिस है। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है कि अपने बॉडी का इंटरनल कंडीशन को, इंटरनल सिस्टम को कांस्टेंट रखना, चाहे इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आती रहे। मिसाल के तौर पे हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री। तो सर्दियों में आपने देखा होगा कि टेम्परेचर लो हो जाता है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहता है। और गर्मियों में टेम्परेचर बाहर का 45-50 तक चला जाता है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहता है। एक और बात बताऊँ आपको कि ये जो होम्योस्टेसिस होती है, इंटरनल जो सिस्टम होता है, एक नैरो रेंज के अंदर ये कांस्टेंट होता है। वो नैरो रेंज क्या है? मसलन टेम्परेचर की मैंने बात की आपको, टेम्परेचर 37 आपने पढ़ा होगा। ये 37 बेसिकली नहीं होता, ये होता है 36.5 से लेके 37.5। ये एक रेंज है इसकी। इस रेंज में अगर चेंजिंग होती रहे तो कोई इशू नहीं है। अगर 37.5 से इंक्रीज कर जाए तो फिर अबनॉर्मेलिटी, डिजीज काज होंगी। अगर 36.5 से बिलो हो जाए, गिर जाए, तो फिर भी अबनॉर्मेलिटी काज हो सकती है। इसके बाद है रिप्रोड्यूस। वो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, मीन के अपने ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। इसके बाद ये है कि वो अपनी जो एनर्जी है वो बना भी सकते हैं, अपनी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, अपनी एनर्जी यूज़ कर सकते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस की मदद से। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी की फॉर्म कौन सी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी हमारी कौन सी है, वो है एटीपी। आखिरी जो यहाँ पे डिस्कस्ड करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि
लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट के अंदर होने वाली कोई भी किसी भी चेंज को वो रिस्पॉन्स करती हैं। वो सबसे पहले स्टिमुलस गेन करती हैं, स्टिमुलस एनवायरनमेंट से आती हैं, मसलन टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लाइट चेंज हो रही है, हवा का प्रेशर चेंज हो रहा है, सारी की सारी प्रीडेटर आए हैं, कोई फूड उसके करीब आई है, तो ये सारे स्टिमुलस जो हैं, सारी स्टिमुलाई जो हैं, ये क्या करती हैं, इसकी बॉडी उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एंटर होती हैं, और अगर तो वो लिविंग है तो उसके अंदर एंटर होके तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको रेस्पॉन्स करेगा। मसलन मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल देता हूं कि अगर हम किसी जगह पे बैठे हों तो अचानक जो है कोई प्रीडेटर आ जाए तो हम वहाँ से उठ के अपने आप को डिफेंस देंगे। या एक और बात कि गर्मियों में हम क्या करते हैं, गर्मियों में सायेदार जगह पे या साये वाली जगह पे हम जाकर बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि ये धूप वाली जगह पे हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ये एक रेस्पॉन्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो एंड पे हम देखते हैं कि इस लेक्चर के एंड पे देखते हैं कि हमने इतनी डिस्कशन की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की करैक्टरिस्टिक्स देखी, तो एंड पे हम किस नतीजे पे पहुंचे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हम किसको कह सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें ये सारी डिस्कस्ड करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हों, सारी करैक्टरिस्टिक्स ऑक्यूपाई करता हो, उसको हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इनमें से किसी भी या सारी करैक्टरिस्टिक्स जो है ना ऑक्यूपाई ना करता हो, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।